हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छी होंगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा है का पार्ट 5। और आज हम लोग इस वीडियो में 100 मार्क्स इंग्लिश जो है उसके 3 चैप्टर को समझेंगे। 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो ओड टू ऑटम से है। इससे पहले मैं एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा है का 4 वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा है। और वहां पे जाकर के आप चारों वीडियो देख ले, क्योंकि एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा है का टारगेट ये है कि आप एग्जाम में जो आपका लिटरेचर है 200 मार्क्स का, जो लैंग्वेज है उसमें कम से कम आप 180 मार्क्स लेकर के आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं एग्जाम का मौसम दस्तक दे रहा है। और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जॉन किट्स वाज बॉर्न इन, मतलब कि जॉन किट्स का जन्म जो है सो कब हुआ था। तो बात याद रखिएगा, जॉन किट्स का जन्म जो है 1795 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, है ना। जॉन किट्स का जन्म 1795 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जॉन किट्स डाइड इन। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ, ये मृत्यु कब हुई? तो जॉन किट्स की जो मृत्यु हो गई थी वो 1821 ईस्वी में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ओड टू ऑटम इज रिटन बाय। ओड टू ऑटम जो है सो किन के द्वारा लिखी गई एक कविता है? तो ओड टू ऑटम इज डैश, मतलब ओड टू ऑटम जो है वो एक क्या है कि नहीं, एक सोनेट है या एपिक है या फिर क्या है? तो आपको मालूम होनी चाहिए, जब नेम में ही लगा हुआ है ओड टू ऑटम तो ये क्या हो जाएगा? इन ओड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इन ओड टू ऑटम डैश किड्स डील्स विथ डैश इन डिटेल, मतलब कि ओड टू ऑटम जो है किस सीजन के बारे में ये जॉन किट्स ने डिटेल से बात किया है, डिटेल से बताया है। तो आपको मालूम होनी चाहिए ऑटम सीजन में, ऑटम सीजन को ही जो है ना उन्होंने डिटेल से बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जॉन किट्स वाज, यहाँ पे एम लिखा गया है तो आप लोग इन कर लेंगे। जॉन किट्स वाज बॉर्न एट डैश लंदन, मतलब जॉन किट्स का जन्म जो है सो लंदन में कहाँ पे हुआ था, है ना। लंदन के किस जगह पे हुआ था? तो उस जगह का नाम है मूनफिल्ड्स, है कि नहीं, मूनफिल्ड्स याद रखिएगा, है ना। जॉन किट्स बहुत ही एक फेमस कवि है, एक रोमांटिक में बहुत ही फेमस कही, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कवि कहिए। मिग नाम इनका आता है जॉन किट्स का जो है। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स स्टडीड इट डैश एट इनफील्ड, मतलब कि जॉन किट्स जो है सो इनफील्ड है एक जगह का नाम, वहां पे किस स्कूल में उन्होंने एजुकेशन हासिल किया? तो वो है क्लर्क स्कूल, है कि नहीं, क्लर्क स्कूल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जॉन किट्स वाज इंटरेस्टेड इन, जॉन किट्स को किस चीज में दिलचस्पी थी, किस चीज में वो दिलचस्पी रखते थे? तो क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में रखते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और क्वेश्चन में 8 कह रहा है जॉन किट्स इज डैश। जॉन किट्स कौन से पोएट है? मेटाफिजिकल पोएट है, रोमांटिक है, क्लासिकल पोएट है? तो अभी मैं आपको कुछ देर पहले बताया हूं कि जॉन किट्स जो है रोमांटिक पोएट है कि नहीं, रोमांटिक पोएट है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्जिल एनीड वाज ट्रांसलेटेड बाय। ये वर्जिल एनीड जो है किन के द्वारा जो है सो ट्रांसलेट किया गया हुआ है? तो ये जॉन किट्स के द्वारा ही जो है सो ट्रांसलेट किया गया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ, ये ओड टू ऑटम में जो है सो कितने स्टिंजा जो है सो कितने स्टिंजा है इसमें जो है? तो आपको बात याद रखना है कि ओड टू ऑटम में जो है वो 3 स्टिंजा है कि नहीं, 3 स्टिंजा है, 3 स्टिंजा है ओड टू ऑटम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है द थीम ऑफ ऑटम इज, तो मतलब ये कह रहा है कि ओड टू ऑटम जो है उसका थीम क्या है कि नहीं, ओड टू ऑटम का थीम क्या है? तो इसका है फुलफिलमेंट, मतलब कि उसकी प्रशंसा करना, तारीफें करना, जो इस चैप्टर में बयान किया गया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या है? हु कॉल्ड ओड टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ द ऑल ओड्स, मतलब किसने कहा था, किसने कहा था कि जो जॉन किट्स का जो ये है जॉन किट्स का जो पोयम है
ओड टू ऑटम, ये ओड टू ऑटम सबसे सेटिस्फाइंग है, मतलब सबसे संतुष्टि वाला पोयम है। ये बातें किसने कहा, तो आप लोग को बात याद रखना है, ये लाइन जो कही थी वो अर्थुर रिकेट ने कहा था, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इज रिटन बाय। लाइंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो इनकी पहली कविता है, ये किनके द्वारा लिखी गई है, तो आपको ये मालूम ही है कि जॉन किट्स के द्वारा लिखी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 कह रहा है लाइंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इज जॉन किट्स, मतलब लाइंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो जॉन किट्स की कौन सी कविताएं हैं, तो बात याद रखिएगा ये फर्स्ट पोयम है ना, पहली, ये इनकी जिंदगी की पहली पोयम है। हालांकि बहुत कम साल ये जीवित ही रहे, 26-25 साल ही जीवित रहे, और उसमें एक ऐसा इतिहास रच के चले गए कि आज हम लोग 200 साल बाद भी इनकी कविताओं को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन। लाइंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर कब प्रकाशित हुआ था, तो ये 1814 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिमियन ऑन अ ग्रीसियन अर्न टू साइकी वाज रिटन बाय। ये सब जो किताबें हैं या फिर पोयम कहिए तो ये वर्क्स कहिए, ये वर्क्स किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये सब जो लिखी गई है किन के द्वारा, जॉन किट्स के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इंडिमियन वाज पब्लिश्ड इन। इंडिमियन जो है सो कब प्रकाशित हुआ था, इंडिमियन जो है कब प्रकाशित हुआ, तो आपको बात याद रखना है, इंडिमियन जो प्रकाशित हुआ था 1818 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जॉन किट्स वाज डाइड एट द एज ऑफ। जॉन किट्स की मृत्यु जो है सो कब हो गई थी, कितने साल में हो गई थी, तो याद रखिएगा सिर्फ 26 साल की उम्र में जो है ना सो इनकी मृत्यु हो गई थी। अब अगला क्वेश्चन में ये भी ऐड कर दिया किस कारण इनकी मृत्यु हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जॉन किट्स डाइड बिकॉज ऑफ। इनकी जो मृत्यु हुई है टीबी के कारण, ट्यूबरकुलोसिस के कारण इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ तक कि इनके पिताजी थे उनकी भी मृत्यु टीबी के कारण हुई, इनके एक भाई थे उनकी भी मृत्यु जो है सो ये टीबी के कारण हुई। तो मतलब ज़्यादातर लोग इनके खानदान में टीबी की वजह से ही मृत्यु हुई, और पहले टीबी का जो बीमारी थी उसकी इलाज नहीं था, जिस कारण जो लोगों की मृत्यु ज़्यादा होती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 इंडियाज न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन द ट्री। मतलब किस सीजन में जो है वो पेड़ पे पत्तियां आती जो है और उस पे फ्रूट्स आते हैं। तो आपको मालूम होनी चाहिए इसमें जो जॉन जो डिस्क्राइब करते हैं वो कहते हैं सब कुछ जो है सो ऑटम सीजन में ही जो है ना सो पत्तियां आते हैं और क्या आता है, ये फ्रूट आता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है सो ऑप्शन में नहीं लिखा गया हुआ है, तो ऑप्शन में आप लोग लिख लेंगे ऑटम, है कि नहीं, ऑटम सीजन में ही ये चीजें जो है ना सो आप लोग को आती है, तो ऑटम सीजन पे आप लोग टिक लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कौन जो है सो बहुत ही बड़े मतलब कि नेचर को, प्रकृति को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लवर थे। तो आपको मालूम नहीं चाहिए ये जो है थे जॉन किट्स थे, बहुत ही बड़े एक लवर थे, और शायद यही वजह थी कि जॉन किट्स जो है वो लगभग 6 ओड लिखे अपनी लाइफ में, कि नहीं 6 ओड लिखे, और वो 6 ओड जो था और वो 6 ओड जो था वो प्राकृतिक से रिलेटेड था। ओड का मतलब ही होता है जो प्राकृतिक के पक्ष में लिखी जाए, प्राकृतिक पे कविताएं लिखी जाए उसको ओड कहा जाता है। और ये बहुत ज्यादा कविताएं जो है सो अपने ये प्राकृतिक पे लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑटम इज सीजन ऑफ डैश मेलो। ऑटम सो किसका ये मेलो, ये क्वेश्चन शायद पिछले साल पूछा भी गया था, तो ये हो जाएगा फ्रूटफुलनेस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट। मतलब कि ये जो ओड टू ऑटम में जो 3 स्टेंजा है उस तीनों स्टेंजा में कितनी कितनी लाइन्स है, तो बात याद रखिएगा इस तीनों स्टेंजा में 11 लाइन्स है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 11 लाइन्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हु हैज बीन पर्सनिफाइड इन ओड टू ऑटम। किस इसके बारे में जो है ना सो किसी मानव के द्वारा जो है सो तारीफ बयान की गई है, तारीफ बताई गई हो। तो बात याद रखिएगा ये ऑटम सीजन की ही जो है ना सो इंसानों के द्वारा तारीफ की गई है, और वो करने वाले कौन है, तो जॉन किट्स है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 25 एन एपिटाफ इज रिटन बाय। एन एपिटाफ किन के द्वारा लिखी गई कविता है, तो आप सब जानते होंगे वाल्टर डिलामेयर के द्वारा ये कविता लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन। वाल्टर डिलामेयर का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो वाल्टर डिलामेयर का जन्म कब हुआ था, 1873 ईस्वी में हुआ था। 1873 ईस्वी में, बात याद रखिएगा 1873 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27
एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन डैश, मतलब कि रिटन बाय किन के द्वारा ये कविताएं, ये लाइन लिखी गई है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, ये टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, मुझे कौन याद करेगा, किस लाइन से लिया गया हुआ है, या फिर किन के द्वारा लिखी गई ये लाइन है। तो ये बात याद रखिएगा, वाल्टर डिलामेयर के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी इज टेकन फ्रॉम, ये लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी जो है, ये कहाँ से ये लाइन निकाला गया हुआ है। तो आपको बात याद रखना, ये एन एपिटाफ का ही ये लाइन है, एन एपिटाफ से ही निकाला गया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। वाल्टर डिलामेयर डाइड इन, वाल्टर डिलामेयर की मृत्यु जो है सो कब हो गई थी। तो बात याद रखना है, वाल्टर डिलामेयर की मृत्यु जो है 1956 ईस्वी में हो गई थी, 1956 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। एन एपिटाफ डील्स विथ ब्यूटी डैश, मतलब कि एन एपिटाफ में जो वर्णन किया गया है, खूबसूरत किस खूबसूरत की तारीफ वर्णन की गई है, या उसकी तारीफ बयान की गई है। तो बात याद रखिएगा, ब्यूटीफुल लेडी की है कि नहीं, ब्यूटीफुल लेडी की। वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी, मतलब वाल्टर डिलामेयर जो सो कौन से शताब्दी के, कौन से सेंचुरी के जो सो लेखक थे। तो आपको बात याद रखना है, 19वीं सेंचुरी के लेखक थे, 19वीं के। सॉरी, इसमें वाल्टर डिलामेयर बिलोंग टू, तो ये 20वीं सेंचुरी के लेखक हो जाएंगे, 20वीं सेंचुरी के, क्योंकि इनका जन्म जो है सो 1873 में हुआ और 1956 में मृत्यु हुई। तो ज़्यादातर अपनी ये जो कविताएं लिखे वो 1900 ईस्वी के बाद लिखे, और 1900 से लेकर के 2000 ईस्वी को हम 1900 से लेकर के 2000 तक को हम लोग कहते हैं कौन सा, 20वीं सेंचुरी कहते हैं। जैसे 1800 से लेकर के अगर 1900 चलेगा तो हम लोग उसको 19वीं सेंचुरी कहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20वां हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन विलेज ऑफ डैश इन केंट इंग्लैंड, मतलब वाल्टर डिलामेयर का जो जन्म हुआ है वो केंट के किस गांव में हुआ है। तो चार्ल्टन में हुआ है ना, गांव का नाम है चार्ल्टन, तो सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। द टोन ऑफ द थीम, द टोन ऑफ द पोएम इन एपिटाफ मीन्स टू, मतलब कि इसका हैप्पी तो होगा ही नहीं, खुश तो ये पोएम खुशियाँ तो बयान नहीं कर रहा है, रोमांटिक तो बयान कर नहीं रहा है। तो ये मिलान कली हो जाएगा ना, मिलान कली सही आंसर भी हो जाएगा, जहाँ पे अपनी उदासीपन को बयान करते हो। तो बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। ही लॉस्ट हिज फादर एट एज ऑफ डैश, मतलब कि वाल्टर डिलामेयर जो है अपने पिता को कितने साल की उम्र में खो दी, उनके पिता की कितने साल में मृत्यु हो गई। तो जब वो 4 साल के थे वाल्टर डिलामेयर, तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद वो सब ये केंट शहर को छोड़ करके जो है इंग्लैंड की तरफ मूव कर जाते हैं और इंग्लैंड में रहना शुरू कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 कह रहा है द लेडी मेंशन्ड इन पोयम एन एपिटाफ बिलोंग टू, मतलब जिस लेडी के बारे में एन एपिटाफ में बयान किया गया हुआ वो लेडी कहाँ की थी, है नहीं, नॉर्थ कंट्री या ईस्ट या वेस्ट। तो आप लोग को मालूम है वेस्ट कंट्री है ना, द वेस्ट कंट्री की वो लेडी थी। जैसे कविता में वो चर्चा करते हैं दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन पीकॉक पाई इज रिटन बाय, ये दो किताबें जो है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, ये किन के द्वारा ये कविताएं जो है लिखी गई है। तो बात याद रखिएगा, वाल्टर डिलामेयर के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है वाल्टर डिलामेयर न्यू डैश हु इज डेड नाउ डेड, वाल्टर डिलामेयर एक लेडी को किसको जानते हैं जो अब मर चुकी है। तो वो एक लेडी को जानते हैं जो अब मर चुकी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38 में कह रहा द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट अवर लास्टिंग, मतलब पोएट ये सोचते हैं कि जो खूबसूरती जो होती है, वो सुंदरता जो होती है, वो हमेशा के लिए नहीं है, ओवर लास्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्यूटी हो जाएगा कि नहीं। द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट ओवर लास्टिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 कह रहा है द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हर, मतलब पोएट ये महसूस करते हैं कि उसके मरने के बाद है कि नहीं, उस लेडी को कोई याद नहीं करेगा। तो यहाँ पे याद करने का सेंस आएगा, तो रिमेंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है वाल्टर डिलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन डैश, मतलब कि वाल्टर डिलामेयर को जो ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला था क्वीन एलिजाबेथ टू के द्वारा, वो कब मिला था। तो बात याद रखिएगा, मरने से 3 साल पहले इनको मिला था, मतलब कि 1953 ईस्वी में मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है द लेडी बिलोंग टू द डैश कंट्री, लेडी कौन से कंट्री से बिलोंग करती थी। तो अभी ये क्वेश्चन आया था, वो वेस्ट कंट्री से थी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, द पोएट कंसीडर्स हर द मोस्ट डैश लेडी। पोएट जिसको ये कंसीडर करते हैं कि वो सबसे ज्यादा क्या थी, खूबसूरत थी, है ना, ब्यूटी थी, है ना, ब्यूटीफुल लेडी थी, ब्यूटीफुल लेडी थी। चलिए अगला क्वेश्चन 43 की तरफ बढ़ते हैं। द लेडी लाइज इन, लेडी कहाँ लेटी हुई है, लेडी जो थी वो कहाँ अब लेट चुकी है, कहाँ वो आराम फरमा रही है, तो ग्रेव में, ना, कब्र में, कब्र में वो लेटी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 को देखते हैं। द सोल्जर इज रिटन बाय, द सोल्जर किनके द्वारा जो है सो ये कविताएं लिखी गई है, तो द सोल्जर जो लिखी गई है किनके द्वारा, रूपेट ब्रुक के द्वारा, बहुत ही फेमस कवि। द स्पीकर्स ऑफ द पोएम द सोल्जर इज डैश, द ये द सोल्जर के जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो कौन है, तो सोल्जर ही है, लेकिन ये सोल्जर है। सोल्जर मतलब सैनिक, जो सैनिक इस कविता को लिखते हैं तो वही स्पीकर हो जाएंगे, और अपने बारे में, सैनिक के बारे में बता रहे, अपने बारे में बता रहे, तो इसलिए इसका स्पीकर या वक्ता जो है सो सोल्जर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 कह रहा है, अ पोयम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज सोनेट, मतलब कि वैसी कविता है, वैसे पोयम जिसमें 14 लाइन होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सोनेट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 कह रहा है, द सोल्जर इज डैश पोयम, द सोल्जर कौन सा पोयम है, तो आप सब जानते होंगे कि द सोल्जर जो एक वार पोयम है ना, वार पोयम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, द इमेजेस एंड प्रीजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ दी स्टिंजाज, मतलब कि दोनों स्टिंजा के द्वारा किसकी तारीफ और किसकी प्रशंसा की गई है, तो आपको मालूम होनी चाहिए इंग्लैंड की ही प्रशंसा की गई है, इंग्लैंड के पोएट है, इंग्लैंड के बारे में लिख रहे हैं, तो इंग्लैंड की प्रशंसा होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, रूपेट ब्रुक स्पीक्स इन द गुइज ऑफ एन डैश सोल्जर, मतलब कि रूपेट ब्रुक जैसे किसके पक्ष में बोलते हैं, किसके बारे में, किस सोल्जर के बारे में बोलते हैं, तो इंग्लिश सोल्जर के बारे में बोलते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश इज इनविटेबल, क्या जो है सो निश्चित है ना, मतलब कि क्या जो है सो निश्चित है, हर एक इंसान को उसका मजा चखना है, तो वो क्या हो जाएगा, मौत हो जाएगा। डेथ जो है वो निश्चित है कि नहीं, हर हाल में हर एक इंसान को मौत जो है सो आना ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 कह रहा है, द स्पीकर इज नॉट एफ्रेड ऑफ डैश, मतलब स्पीकर जो सो किस चीज से नहीं डर रहे हैं, कि नहीं, टाइगर से, स्टॉर्म से, या डेथ से, तो आप सबको मालूम होनी चाहिए डेथ से वो नहीं डर रहे हैं, कि नहीं। जो ये कविता आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छी कविताएं हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के वक्त लिखी गई थी ये कविता, और लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा था ये कविता जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा था, द डस्ट स्टैंड फॉर द डैश, मतलब कि स्टैंड, ये डस्ट जो है सो वो किसके लिए यहाँ पे यूज किया गया हुआ, तो सोल्जर के लिए यूज किया गया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी बुरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ, मतलब कि जहाँ पे पोएट को दफनाया जाएगा, है ना, दफनाया जाएगा, जहाँ पे पोएट को दफनाया जाएगा आफ्टर एज अ पार्ट आफ्टर हिज डेथ, मरने के बाद, जहाँ पे भी जिस भी कोने में उसको मरने के बाद दफना दिया जाएगा, जिस भी देश में, दूसरे देशों में जो है, वो देश हमेशा हमेशा के लिए, वो जगह हमेशा हमेशा के लिए किसका कहलाएगा, तो इंग्लैंड का ही कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। रूपेट ब्रुक वाज बॉर्न इन, रूपेट ब्रुक का जन्म जो है वो कब हुआ था, रूपेट ब्रुक की पैदाइश, तो मतलब कि इनका इनका जन्म जो हुआ था 1887 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रूपेट ब्रुक डाइड इन, रूपेट ब्रुक की मृत्यु कब हो गई थी, तो इनकी ये भी ज्यादा दिन तक जीवित नहीं थे, जिस तरह से जॉन किट्स 26 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक उसी प्रकार इनकी भी मृत्यु जो है ना 27 साल की उम्र में जो है हो गई है। तो बात याद रखिएगा, इनकी मृत्यु जो है 1915 ईस्वी में हो गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रूपेट ब्रुक वाज डिस्क्राइब्ड द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड बाय होम, मतलब रूपेट ब्रुक को जो है सो किसने डिस्क्राइब किया था, द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, है कि नहीं, किन के द्वारा ये बातें कही गई थी, तो आपको मालूम होनी चाहिए ये बातें जो कही गई है W.B. येट्स के द्वारा, जो कहाँ के राइटर हैं, कहाँ के पोएट है, आयरिश के पोएट है, आयरलैंड के जो बहुत ही फेमस कवि है W.B. येट्स, और नोबेल प्राइज जो है इनको मिल चुका है, और वो डिस्क्राइब करते हैं द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57,
रूपर्ट ब्रुक डाइड बिकॉज ऑफ, रूपर्ट ब्रुक की मृत्यु जो है सो ये किस कारण जो हुई थी, तो सेप्टिसीमिया के कारण हुई थी, या फिर अगर सेप्सिस ऑप्शन रहेगा तो सेप्सिस पे आप लोग टिक लगा देंगे। जो जंगल में ये अपनी ड्यूटीज को निभा रहे थे, ड्यूटी को जो है सो इनकी ड्यूटी थी, और वहां पे इनको कोई कीड़ा काट लेता है जिस कारण इनकी मृत्यु हो जाती है और ब्लड आना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। रूपर्ट ब्रुक वाज डैश पोएट, रूपर्ट ब्रुक कौन से पोएट है, तो ये वार पोएट हो जाएंगे, तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है द सोल्जर इज डैश, है कि नहीं, द सोल्जर कौन सा पोयम है, तो द सोल्जर आप सब जानते होंगे सोनेट है। और सोनेट किसे कहते हैं ये भी आप लोग जानते होंगे। वैसी कविताएं जिसमें 14 लाइन्स होती हो, 2 स्टेंजा होता हो, पहले स्टेंजा में 8 लाइन, दूसरे स्टेंजा में 6 लाइन, पहले को ऑक्टिव कहा जाता है, दूसरे को सिस्टेट्स कहा जाता है, जिसको अगर ये रूल सब फॉलो करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सोनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है द सोल्जर इज डैश पोयम, द सोल्जर कौन सा पोयम है, तो ये पैट्रियोटिक पोयम है, मतलब देशभक्ति से परिपूर्ण पोयम है, सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति की बातें उसमें बताते हैं, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61, आइडियलिस्टिक पेट्रोटिज्म इज द एसेंस ऑफ, मतलब कि आइडियलिस्टिक पेट्रोटिज्म जो किसका जो है सो एक थीम है, किसका एसेंस है, तो आप सबको मालूम होनी चाहिए कि द सोल्जर में ही जो है देशभक्ति के बारे में बताया गया, इसमें तो बताया नहीं गया, एक में तो बताया नहीं गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूजेस इंग्लैंड इन द पोएम द सोल्जर। आप बात याद रखिएगा, अगर सिर्फ इंग्लैंड पूछा जाए, सिर्फ आप लोग को इंग्लैंड पूछा जाए कि पोएट ने इंग्लैंड वर्ड का कितनी बार जो है सो चर्चा किया द सोल्जर में, है कि नहीं, तो आपको अगर सिर्फ इंग्लैंड रहेगा तो आपको टिक लगाना है 4 पे। और अगर इंग्लैंड के साथ साथ ये रहेगा, इंग्लिश वर्ड भी रहेगा कि इंग्लिश वर्ड का इन्होंने कितनी बार इस्तेमाल किया, इंग्लिश वर्ड का भी, दोनों अगर रहेगा तो फिर आपको लगाना 6 पे, मतलब कि इंग्लैंड वर्ड का यूज 4 बार किया गया हुआ है और इंग्लिश वर्ड का यूज जो है ना सो कितने बार किया गया हुआ, 2 बार किया गया हुआ, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63, द सोल्जर वाज रिटन एंड पब्लिश ड्यूरिंग व्हाट मेजर वार, मतलब कि द सोल्जर जो लिखा गया था और उसको पब्लिश जो किया गया था वो कौन से वार के वक्त किया गया था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के वक्त जो है सो किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड इंटरनल मीन्स, इंटरनल का मतलब क्या होता है, तो इंटरनल का मतलब होता है फॉर एवर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पोएट रूपर्ट ब्रुक बिलोंग टू डैश पोएट, रूपर्ट ब्रुक जो है वो किस सेंचुरी के पोएट्स में बिलोंग क्या करते थे, किस सेंचुरी के पोएट थे, तो आप सब जानते होंगे ये 20वीं सेंचुरी के पोएट थे, क्योंकि जन्म इनका 1887 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1915 ईस्वी में, तो 1900 ईस्वी के बाद ही ये कविताएं ज्यादा लिखे, तो ये 20वीं सेंचुरी में चला गया, तो इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाए, एक हो जाएगा 20वीं सेंचुरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रुक इंस्पायर्ड पेट्रोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये जो रूपर्ट ब्रुक का जो एक जो कविता है द सोल्जर, लेकिन ये देशभक्ति कविता जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो है सो कौन से फेज में लिखी गई थी, अर्ली फेज में या मिडिल फेज में या लेट फेज में, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ था उसके तुरंत बाद ही जो है सो ये कविता लिखी गई थी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अर्ली वार हो जाएगा, है ना, शुरुआती दौर में लिखा गया था, शुरुआती फेज में लिखा गया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द पोएट इन द सोल्जर इज डिप्टिंग द मिजरीज ऑफ डैश, मतलब कि द सोल्जर कविता में जो जो पोएट जो है वो मिजरीज मतलब किस चीज़ के, वो दुख को जो है ना, एक अपनी तकलीफ को जो है सो बयान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, तो वो वार के जो तकलीफ और जो परेशानियां, जो तकलीफ जो है उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, वो वर्णन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम का मौसम दस्तक दे रहा है का पार्ट 5 था, जिसमें 67 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं दोस्तों, और मैं आपको उम्मीद ये दिलाता हूँ कि इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। 3 चैप्टर में मैं 67 क्वेश्चन को ऐड किया हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको ज़रूर जो है सो शेयर करें और सब्सक्राइब हमारा चैनल अवश्य कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।